मौन। नमस्कार। क्या इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं हैं, या फिर ये लोगों की यादों में उनके अनसुलझे सवालों में भी जिंदा रहता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाने वाले हैं, मणिपुर का भारत में विलय। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। ये एक प्राचीन और संप्रभु राज्य के उस लोकतांत्रिक सफर की कहानी है जिसके रास्ते में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। और इस पूरे विश्लेषण के दिल में यही एक सवाल है, क्या यह एक स्वैच्छिक एकीकरण था या फिर एक उभरते हुए लोकतंत्र को जबरदस्ती रोक दिया गया था? चलिए इस जटिल इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मणिपुर सिर्फ एक और रियासत नहीं था। ये एक ऐसा राज्य था जिसकी अपनी पहचान, अपनी सभ्यता की जड़ें सदियों पुरानी थी। मणिपुर का इतिहास वाकई में बहुत पुराना है, जिसकी शुरुआत 33 ईस्वी में राजा पाखंबा से मानी जाती है। मुगल हों या मराठा, बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर में भी मणिपुर ने अपनी राजनीतिक सत्ता को काफी हद तक बनाए रखा। फिर 1891 में ये ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आया और 1947 में जब अंग्रेज गए तो कानूनी तौर पर यह फिर से एक संप्रभु राज्य बन गया। और इसकी पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ये बेहद अलग था। मैतेई समुदाय, उनका अपना पारंपरिक सनामाही धर्म, थांगटा जैसी शानदार मार्शल आर्ट्स और अपनी एक अलग भाषा और साहित्य, इन सब ने मिलकर मणिपुर को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही खास और अनोखी जगह दी। अब जब ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तो कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। मणिपुर किसी पुरानी राजशाही में लौटने की बजाय सीधा एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रयोग की ओर बढ़ गया। एक बहुत बड़ी छलांग थी ये। हुआ ये कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने एक बहुत दूर की सोची। उन्होंने 1947 में मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम बनवाया। और देखिए, ये कोई अंग्रेजों का थोपा हुआ कानून नहीं था, ना ही किसी और ने दिया था। ये मणिपुर के अपने लोगों की अपनी उम्मीदों का नतीजा था। तो ये जो संविधान था ना, ये अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं था। हाँ, इसमें संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था तो थी, लेकिन इसकी सबसे खास बात, सबसे मजबूत बात थी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज का प्रावधान। सोचिए, एक ऐसा अधिकार जो उस दौर में भारत के भी कई हिस्सों में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, वो मणिपुर ने अपने लोगों को दिया। और इसी नए संविधान के आधार पर 1948 में मणिपुर में चुनाव हुए। ये उस समय पूरे उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती चुनावों में से एक थे। और इन चुनावों से एक ऐसी सरकार बनी जिसमें घाटी से लेकर पहाड़ों तक और अल्पसंख्यक समुदायों तक हर किसी का प्रतिनिधित्व था। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, जहां मणिपुर का ये नया नवेला लोकतंत्र आजाद भारत की नई नई सरकार की रणनीतिक जरूरतों से टकराने वाला था। और यहीं पर असली टकराव साफ दिखता है। एक तरफ मणिपुर की अपनी हकीकत थी, एक संप्रभु राज्य, एक चुनी हुई सरकार, एक अपना संविधान। और दूसरी तरफ थी दिल्ली की चिंताएं। भारत सरकार के लिए मणिपुर सिर्फ एक छोटा राज्य नहीं था, वो बर्मा से लगी एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक सीमा पर था। ये टकराव अपने चरम पर पहुंचता है सितंबर 1949 में, जब महाराजा बोधचंद्र सिंह को शिलांग बुलाया गया। अब यहां पर जो हुआ ना, उसका क्रम समझना बहुत जरूरी है। महाराजा का पक्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मैं एक संवैधानिक राजा हूं, मैं अपनी चुनी हुई सरकार की मर्जी के बिना इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकता हूं। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में उन्हें दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। उन पर इतना ज्यादा मानसिक दबाव बनाया गया कि उन्हें यह लगने लगा कि साइन करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो इस तारीख का असली मतलब ये था कि महाराजा, जो अब सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख थे, उन्होंने अपने राज्य की पूरी संप्रभुता बिना अपनी चुनी हुई सरकार की सहमति के भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये मणिपुरी लोगों के सामूहिक यादों में एक बहुत गहरे और कभी ना भरने वाले घाव की शुरुआत थी। जैसी ही ये खबर इम्फाल पहुंची, मणिपुर की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई विधानसभा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बिना किसी विरोध के एक मत से इस विलय समझौते को खारिज कर दिया गया। ये लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत आवाज थी जिसे अनसुना कर दिया गया। और इसके बाद तो मणिपुर की स्थिति प्रशासनिक तौर पर गिरती ही चली गई। सोचिए, एक राज्य जिसके पास अपना संविधान था, अपनी सरकार थी, उसे पहले एक पार्ट सी राज्य और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इन फैसलों ने वहां के लोगों में अलगाव और नाराजगी की भावना को और भी गहरा कर दिया।
यही वजह है कि जिस दिन प्रशासन को औपचारिक तौर पर भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया, उस दिन को आज भी मणिपुर में किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि उनके लोकतांत्रिक प्रयोग के खत्म होने के दिन एक ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है, और जब लोकतांत्रिक उसूलों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका असर पीढ़ियों तक महसूस होता है। इस इतिहास को किस नज़र से देखा जाना चाहिए, ये सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है।